अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की प्रॉब्लम्स। ये वेक्टर्स की थ्योरी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाए डिस्कस किए थे। वो जितने भी फार्मूलाए थे जिन डेरिवेशन के ज़रिए हमने निकाले थे वो सारे फार्मूलाए यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्स और वाई कंपोनेंट्स के लिए लिखा हुआ है। ये हमने पढ़ा था जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक स्टडी किया था थ्योरी पढ़ते हुए। तो अगर आप थ्योरी में देखना चाह रहे हैं डेरिवेशंस के थ्रू तो आप यहाँ पर इसी चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये सबसे पहला फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, यानी कि जब हमें एक्स कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो वो एफ कॉस थीटा का फार्मूला लगेगा और जब हमें वाई कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो वो साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। इसके बाद फिर मैग्नीट्यूड के लिए अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मींस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी, एक तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और एक होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर की अगर बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड होगा और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड होगी। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए हम लगाते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनटू एफ वेक्टर एफ वाई अपॉन वेक्टर एफ एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होंगे, हम इनके थ्रू अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इसके अलावा ये पेज नंबर मैंने यहाँ पे यूँ मेंशन किया हुआ है, इसको मैं अभी डिस्कस करूँगी जब प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम जो लिखी हुई है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 5 ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो 5 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 में क्या लिखा हुआ है फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के थ्रू हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, किसके, फोर्सेस की। तो फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, तो उसके लिए पहला पार्ट, यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वजह से फिर हमने यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट मेंशन किया और इसी का डाटा पूरा बनाकर इसको सॉल्व किया है। फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं 14 न्यूटन एट 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये मैंने 14 न्यूटन लिखा हुआ है जबकि बुक में ये सिर्फ न्यूटन लिखा है। तो आप चाहें तो न्यूटन लेकर यानी उसको 1 न्यूटन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बुक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। एग्जाम्स में प्रॉब्लम चेंज आती है, वैल्यूज़ भी चेंज आती हैं। तो यहाँ पर हम उसको 14 न्यूटन से सॉल्व करेंगे। तो आप अगर चाहें तो उसको 1 न्यूटन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं डिज़ायर्ड आंसर लाने के लिए जो कि आपकी बुक में मौजूद है उसके लिए मैं यहाँ पर 14 ले रही हूँ। ठीक है, तो 14 न्यूटन 45 डिग्री पर एक फोर्स लग रही है और विद द एक्स एक्सिस एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर हम इसकी फिगर को चेक करें तो ये आप देख सकते हैं एंगल 45 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल है और ये 14 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हमने सबसे पहले गिवन में क्या लिखा, जो फोर्स दी हुई थी वो मेंशन कर दी। फोर्स को हमने एफ से शो किया और 14 न्यूटन की फोर्स है। एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया वो मेंशन कर दिया। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई। इसके बाद अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट के लिए जैसे कि भी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, एफ की जगह उसकी वैल्यू 14 आ गई और कॉस थीटा कॉस एज इट इज आ गया और थीटा की जगह जो एंगल था 45 वो आ गया। अब ये एफ की वैल्यू हमने एज इट इज रहने दी और ये जो कॉस 45 था ये 0.707 आ गया। कॉस 45 0.707 के इक्वल होता है। अगर हम इससे पहले यानी इसकी हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू देखें तो असल में वो होती है कॉस 45 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, कॉस 45 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 यानी जब हम इसे सॉल्व करते हैं √2 निकालते हैं और √2 निकालने के बाद जब हम उसको 1 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू आती है वो 0.70
7 आती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 9.898 न्यूटन। ये आ गया एक्स कंपोनेंट। अब ये जो वैल्यू आई है ये अप्रॉक्स 10 के इक्वल है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल 10 लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर 14.14 लेकर फिर आप बिल्कुल 10 वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में आंसर जो होते हैं वो एक तरह से जो दिया हुआ है वो यहाँ पर इसके लिहाज से दिया हुआ है, यहाँ पे वो 14.14 न्यूटन के लिहाज से दिया हुआ है, लेकिन बुक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होती हैं, एग्जाम्स में वो एज इट इज़ नहीं आती। तो बुक में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं अगर वो आंसर से चेंज भी हैं तो आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। अब इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैंने बतानी थी कि cos 45 डिग्री के जो मैंने कहा कि 0.707 के इक्वल आया और उससे पहले ये 1/√2 के इक्वल आया, ये हमने कहाँ से लिया? ये पेज नंबर 77 जो कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला के नीचे लिखा था, ये यहाँ से हमने लिया है। पेज नंबर 77 इन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, इन सिंध टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं, जो सिंध बोर्ड की बुक है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट दिया हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट, इसमें कॉस, टैन और इसके अलावा साइन, इनके ज़ीरो पर, 45 पर, 60 पर एंगल्स दिए हुए हैं। तो एंगल्स दिए हुए हैं और उस एंगल्स के लिहाज से फिर उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसके अलावा आप इस लिंक पर क्लिक करके भी एक तरह से ये वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालते हैं। इसके अलावा जब आप बाकी 30, 45 और 60 के लिए देखेंगे तो 0 और 90 के लिए आपको खुद समझ आ जाएगी। वो वैल्यू आप पेज नंबर 77 से याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपको वो वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको अपने बोर्ड के लिहाज से साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos 45 लिख कर डायरेक्ट जब आप इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी और फिर एक S और D का बटन होता है कैलकुलेटर में, वो आप प्रेस करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। इसके बाद अब fx आ चुका है, अब हमें मालूम करना है fy कैसे मालूम होगा? fy इज इक्वल्स टू f साइन थीटा, यहाँ से आएगा fy एज इट इज आ गया, f14 आ गया, साइन एज इट इज थीटा 45 डिग्री आ गया, 14 एज इट इज साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री 0.707 के इक्वल होता है। cos 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, इनकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होता। 45 पर दोनों 1/√2 होते हैं और जो को डिवाइड करके 0.707 के इक्वल आते हैं। सिर्फ 45 पर इनकी वैल्यू सेम होती है, बाकी अदर एंगल्स पर इनकी वैल्यू सेम नहीं होती। तो इसको भी जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.898 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी आ चुका है और वाई कंपोनेंट भी आ चुका है। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे? रिजल्ट पे हम एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखेंगे पहले, जो कि 9.898 न्यूटन दिया हुआ है। फिर हम इसका वाई कंपोनेंट लिखेंगे जो कि 9.898 न्यूटन ही था। तो दोनों को हमने अलग अलग करके मेंशन कर दिया। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? 15 न्यूटन की फोर्स दे दी जा रही है और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इसकी फिगर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह होगी, क्योंकि एंगल अब ज़्यादा है, 60 डिग्री का एंगल है, 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और एक्स एक्सिस पर ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रफली डायग्राम है। अब इसके लिहाज से हमारे पास जो डाटा है वो क्या क्या दिया हुआ है? 15 न्यूटन की फोर्स दी हुई है और 60 डिग्री का एंगल दे दिया गया है। उसी तरह हमने जैसे पहले वाली प्रॉब्लम, इससे पहले वाले पार्ट में हमने सॉल्व किया था, एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। इसमें भी हमें एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया। जब हमें एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स एज इट इज़ आ गया, एफ की वैल्यू 15 थी, कॉस एज इट इज़, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? कॉस 60 डिग्री 0.5 के इक्वल होता है, यानी कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें तो 1/2 के इक्वल होता है।
वो आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं 30, 60 और 45 के लिहाज से, तो वो आपको उस लिंक से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ये 0.5 आ गया, तो 0.5 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 न्यूटन आ गया। अब इसी तरह हमें Fy मालूम करना है। Fy के लिए हमने F sin थीटा का फॉर्मूला लगाया, Fy एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर F की जगह 15, साइन एज इट इज़, थीटा की जगह 60 डिग्री। 15 एज इट इज़ आ गया, साइन 60 होता है 0.866। असल में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। √3/2 को जो आप सॉल्व करते हैं, यानी कि रूट निकाल कर 2 से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर वो वैल्यू आती है 0.866। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गई 12.99 न्यूटन। तो Fy भी आ चुका है और Fx भी आ चुका है। जैसे हमने पहले रिजल्ट लिखा था इसी तरह हमने अब लिख लिया। द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 7.5 न्यूटन एंड द y कंपोनेंट इज 12.99 न्यूटन। यहाँ तक ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। ये बिल्कुल सेम था फर्स्ट पार्ट के। अब इसी तरह हम इस बात करेंगे सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट की। सी में हमें 20 न्यूटन की फोर्स दी जा रही है और 90 डिग्री का एक तरह से एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो 90 डिग्री का एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री आपको मालूम है कैसे बनेगा, इस तरीके से, मतलब कि वो परपेंडिकुलर होगा। तो जो फोर्स लग रही है वो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो फोर्स जो अब एंगल 90 डिग्री है, मतलब कि फोर्स हमारी परपेंडिकुलर लग रही है 20 न्यूटन इस एक्स एक्सिस पर। तो अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगे 20 न्यूटन की, तो वहाँ पर एक्स और वाई कंपोनेंट क्या बनेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो फोर्स 20 न्यूटन दे दी गई है, एंगल 90 डिग्री है, एक्स और वाई कंपोनेंट सेम तरीके से फाइंड करना है। फॉर्मूला वही एक्स कंपोनेंट के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स एज इट इज आ गया, एफ की जगह 20 और थीटा की जगह 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री आप पेज नंबर 77 से देख सकते हैं। कॉस 90 होता है 0। कॉस की वैल्यूज जब एंगल बढ़ता रहता है, यानी कि 0 से जब 30 होता है, 45 होता है, फिर 60 और फिर 90, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी ग्रेटर वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू पे जाती है। और जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो लीस्ट वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अब 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 0। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, Fy मालूम करना है। Fy किसके इक्वल है, Fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के इक्वल है। ये फॉर्मूला यूज़ किया, F की वैल्यू 20 दी हुई है वो पुट कर दी, साइन एज इट इज आ गया, थीटा की जगह 90 उसकी वैल्यू आ गई, 20 एज इट इज आ गया। साइन 90 इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 आ गया। ठीक है, ये अपोजिट होता है, साइन 90 देखें तो वो 1 होता है, कॉस 90 देखें तो वो 0 होता है। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 20 न्यूटन, यानी इसका y कंपोनेंट 20 न्यूटन का है और x कंपोनेंट 0 है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बाय फिगर अगर आप देखें तो इसका कोई x कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरी परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। तो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है तो ये y पर मैक्सिमम है, तो y पर मैक्सिमम है तो 20 न्यूटन y पर आ गया। जितनी टोटल फोर्स थी उतनी y पर आ गई, तो x कंपोनेंट नहीं बचा। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखेंगे तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है 0 और y कंपोनेंट दे दिया गया है 20 न्यूटन। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 5.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लास्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे 5.6 की। प्रॉब्लम नंबर 5 के बाद अब प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है डिटरमाइन कम्प्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मालूम करना है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है और इसके बाद आगे लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर भी 3 पार्ट्स दिए जा रहे हैं। तो पहले पार्ट जो है वो दिया हुआ है 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ पर x कंपोनेंट है और 3 किलोमीटर यहाँ पर y कंपोनेंट है। इसके बाद फिर यहाँ पर डाटा में हमने क्या किया, पहले कंपोनेंट्स मेंशन कर दिए। 5 किलोमीटर x कंपोनेंट था, तो x कंपोनेंट ऑफ अभी किसका कंपोनेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, तो यहाँ पे हमने लिखा x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद फिर dx को शो किया और 5 किलोमीटर लिख दिया। दूसरा ये पहला ये दिया हुआ था, दूसरा क्या दिया हुआ है, y कंपोनेंट 3 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 3 किलोमीटर।
तो ये dx और dy आ गया। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मालूम करना है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम शो कर रहे हैं d से और इसके ऊपर एरो डाल रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर है, इस वजह से इसे वेक्टर शो करने के लिए यहाँ पे हमने एरो डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम किया जाएगा तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी आएगी इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम की जाएंगी, तो ये होगा हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, F इज इक्वल्स टू √f(x)² प्लस fy²। लेकिन यहाँ पर f था फोर्सेस के लिहाज से था, अब हमें डिस्प्लेसमेंट दी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से यहाँ पे सिंबल d आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और वेक्टर क्वांटिटी दी जाती, यानी लेट सपोज हमें एक्सेलरेशन दे दी गई, वेलोसिटी दे दी गई, टॉर्क दे दिया गया या कोई और वेक्टर क्वांटिटी होती तो उसी का सिंबल हम यहाँ पर यूज़ करते। जैसे अगर वेलोसिटी होती तो v आ जाता d की जगह, इसी तरह अगर टॉर्क होता तो टॉ आ जाता, इसी तरह अगर हमारे पास एक्सेलरेशन होती तो a आ जाता। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके लिहाज से हम फार्मूला यहाँ पर उसी लिहाज से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू जो पुट की जाएगी वो dx की पुट की जाएगी, क्योंकि d तो नहीं दिया हुआ तो d एज इट इज आ गया। dx की वैल्यू यहाँ पर 5 किलोमीटर दी हुई है तो ये हमने 5 यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर dy की वैल्यू 3 दी हुई है तो ये भी पुट कर दी। दोनों के स्क्वायर्स निकाले तो दोनों के स्क्वायर्स क्या आ गए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 को जब हमने ऐड किया तो 34 आ गया, लेकिन ये वैल्यू रूट में आई है। अब हमें इसे रूट से बाहर निकालना होगा क्योंकि हम इसे डेसिमल्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे 34 का जब हमने रूट निकाला तो आ गया 5.83 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमने यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, किलोमीटर था तो किलोमीटर ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पर कोई भी SI यूनिट नहीं था। अगर कोई SI यूनिट दिया होता तो हम सारे यूनिट जो कि SI ना होते उनको भी SI में कन्वर्ट करते। अब इसके बाद हमें ये तो आ गई, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हम मालूम करेंगे इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू वेक्टर dy अपॉन वेक्टर dx। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अब इसमें हमारे पास थीटा एज इट इज आ गया, tan इनवर्स भी एज इट इज आ गया, dy की वैल्यू दी हुई है 3 किलोमीटर और dx की वैल्यू दी हुई है 5, तो वो हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर एरोस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन की बात हो रही है। तो जब मैंने यहाँ पर d लिखा था तो ये मैग्नीट्यूड था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एरो लिखा है, एरो डाला हुआ है, तो उसका मतलब हम डायरेक्शन मालूम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अब 3 को 5 से डिवाइड किया तो 0.6 आ गया। अब 0.6 का tan इनवर्स निकालना है। तो 0.6 का tan इनवर्स ये हम किस तरीके से मालूम करेंगे, ये हम मालूम करेंगे टेंजेंट टेबल की मदद से। टेंजेंट टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा। टेंजेंट टेबल यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी टेबल में। तो टेबल में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। एक सबसे फर्स्ट कॉलम जो है तो वो आप देख सकते हैं वो डिग्रीज़ में है। डिग्रीज़ में इसके बाद वैल्यू आ रही है 0.0 या 1.0, इस तरह करके 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह करके ये साइड्स पे हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ चलती जा रही हैं और ये वर्टिकल कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ये टेबल जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ये हमने समराइज़ करके मेंशन किया है हमारी वैल्यूज़ के लिहाज से। वैसे ये वैल्यूज़ अगर आप देख सकते हैं, हमने जो एंगल्स यहाँ पर लिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, वो हमने 0, 1, 2, 3 लेकर और उसके बाद फिर डायरेक्ट 31, फिर डायरेक्ट 60s में और फिर डायरेक्ट 80s में। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसके तीनों पार्ट्स को हम इन्हीं वैल्यूज़ से सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से हमने टेबल को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन अगर आप इसका ओरिजिनल टेबल देखेंगे तो उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 100 तक वैल्यूज़ अप्रॉक्स इसमें होंगी। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट करके लिखा है। तो 0.6 का हमने tan इनवर्स निकालना है। तो 0.6 का tan इनवर्स कैसे आएगा, 0.6 का मतलब है 0.600, ये 0.6000, ये इसके यानी पॉइंट के बाद 6 और 6 के बाद कुछ भी नहीं है तो ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 6000 सपोज किया कि ये 6000 है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो टेंजेंट टेबल दिया हुआ है, इस टेंजेंट टेबल में 0.6000 यानी 0.6000 कहाँ पर लाई कर रहा है।
अगर 6000 नहीं मिल रहा तो हम इसके करीब करीब वैल्यू देखेंगे कि इसके करीब करीब कौन सी वैल्यू आ रही है। 0.6000 के करीब आप देख सकते हैं हमें जो सबसे करीब तरीन वैल्यू मिल रही है 6 में, वो मिल रही है 0.6009। 0.6009 हमें वैल्यू दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं रेड कलर से मेंशन हुई हुई है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हाईलाइट हुई हुई है। अब आप ये देखें ये वैल्यू सेकंड कॉलम में हमें दिखाई दे रही है, डिग्रीज के बाद फर्स्ट कॉलम है, लेकिन अगर डिग्रीज को काउंट करें तो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में ये वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। अब हम इसका नियर बाय एंगल देखेंगे कि इसके नियर बाय एंगल कौन सा है, नियर बाय एंगल पर क्या वैल्यू आ रही है डिग्रीज में। तो आप देख सकते हैं 0.6009 के सामने लिखा हुआ है 31 डिग्री। जब हम 10 इन्वर्स निकालते हैं या किसी भी रेशो का इन्वर्स निकालते हैं तो हम ये जो टेबल होता है इसके अंदर वाली वैल्यूज में ढूंढते हैं, यानी जो 4 वैल्यूज दी हुई हैं, हर बॉक्स में 4 वैल्यूज हैं, इनमें ढूंढते हैं कि करीब करीब वैल्यू कौन सी है। लेकिन जब हमें डिग्रीज में एंगल दिया हो और हमें उसको 10 निकालना हो या साइन निकालना हो या तो हमें उसका लॉग निकालना हो, एंटी लॉग निकालना हो, तो हम फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इन्वर्स मालूम कर रहे हैं तो हम पहले 4 वाली वैल्यूज़ में से ये देखेंगे कि हमारी करीब तरीन वैल्यू कौन सी है। जब हमें ये वो वैल्यू समझ आ जाएगी तो हम फिर ये देखेंगे कि डिग्रीज़ में वो किसके इक्वल है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्रीज़ में वो 31 डिग्री के इक्वल थी, तो यहाँ पे मैंने 10 इनवर्स ऑफ 0.6 लिख दिया 31 डिग्री। इसका मतलब ये जो वेक्टर आया है 5.83 किलोमीटर, इसकी डायरेक्शन 31 डिग्री पर है। अब इस तरह इसका रिजल्ट लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 5.83 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड आ गया, एंड डायरेक्टेड एट 31 डिग्री, और इसकी डायरेक्शन किस पर है 31 डिग्री पर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सेकंड पार्ट में भी हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अब एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 7.5 किलोमीटर है और वाई कंपोनेंट की वैल्यू 18 किलोमीटर है। दोनों की वैल्यू एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई, एक 7.5 किलोमीटर दिया हुआ है, एक 18 किलोमीटर दिया हुआ है। मालूम उसी तरह हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करना है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, d इज इक्वल्स टू √dx² प्लस dy²। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर x की dx की वैल्यू जो दी हुई है वो 7.5 दी हुई थी और dy की जो दी हुई थी वो 18 दी हुई थी। दोनों का स्क्वायर निकाला, स्क्वायर निकाल के जो वैल्यूज आई इन्हें प्लस किया उसी तरह, फिर इसका रूट निकाला तो 19.5 किलोमीटर हमारे पास d की वैल्यू आ गई, यानी मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का। इसके बाद फिर हमें डायरेक्शन मालूम करनी, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज पुट की तो यहाँ पर 18/7.5 आया, दोनों को डिवाइड किया 2.4 आ गया। अब 2.4 पर हमें एंगल देखना है, 2.4 का मतलब है 2.4000। अब इस पर आप देख सकते हैं जो आपके पास वैल्यू आ रही है करीब करीब, वो आप देख सकते हैं 67 वाले कॉलम में, 67 वाली रॉ में, 67 वाली रॉ में आप देखें तो आपके पास जो नियर बाय वैल्यू है वो 0.4023 है, जो कि रेड से हाईलाइटेड है। तो 0.4023 ये आपके पास 4th कॉलम में लाई कर रही है, 0 के बाद 4th कॉलम में लाई कर रहा है 4023। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर अगर ये आया है 4023, 4023 है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 2.4023 है, तो ये करीब करीब वैल्यू है 2.4000 के। तो यहाँ पर हम एंगल देखेंगे तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 67 का, और यहाँ पर आगे आप देखें तो 4th कॉलम दिया हुआ है, तो 0.4 डिग्री करके भी आगे वैल्यू दी हुई है। तो हम इसका मतलब इसका जो एंगल आया है वो 67.4 आया है, 67.4 डिग्री यहाँ पे हमने इसका एंगल मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर भी एक्स कंपोनेंट भी फाइंड हो चुका है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो चुका है और इसकी डायरेक्शन भी आ चुकी है। अब इसके बाद हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरह का है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थर्ड पार्ट में हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिए जा रहे थे, और हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम करना है। अब यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है वो 5.3 किलोमीटर दिया हुआ है, तो वो मेंशन कर दिया। वाई कंपोनेंट 43.8 दिया हुआ है, वो भी मेंशन कर दिया, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मालूम करना है। फॉर्मूला भी सेम अप्लाई किया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पुट कर दी, उसी तरह इनके स्क्वायर्स निकाले, सम किया और फिर रूट निकाला तो 44.11 किलोमीटर आ गया।
ये मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन मालूम करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। dy 43.8 था और इसके बाद dx 5.3 था। दोनों की वैल्यूज़ पुट की, अब दोनों को डिवाइड किया तो 8.2641 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट मेंशन किए। वहाँ पर क्यों नहीं मेंशन किए थे फर्स्ट और सेकंड में? क्योंकि वहाँ पर वो वैल्यू रिटेन्ड हो चुकी थी। यहाँ पर ये वैल्यू रिटेन्ड नहीं हो रही, तो इस वजह से जो वैल्यू आ रही है वो उसके बाद पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब इसके बाद हमें इसका tan इनवर्स निकालना है, तो 8.2641 के करीब करीब वैल्यू हम चेक करेंगे कि कौन सी आ रही है टेबल में। टेबल में आप देख सकते हैं 8.2641 के करीब करीब जो वैल्यू आ रही है वो है 8.2636, जो कि रेड से हाईलाइटेड है। तो 8.2636 ये करीब करीब वैल्यू है इस वैल्यू के, तो ये वैल्यू लाई कर रही है 83.1 डिग्री पर। आप देख सकते हैं 83 के सामने वाली वैल्यू है, आप चार्ट में देख सकते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट का ये 0 के बाद जो फर्स्ट वैल्यू यानी 0.1 का कॉलम है वहाँ पर ये वैल्यू लाई कर रही है 2636। तो 2636 लाई करिए तो ये ऑलमोस्ट करीब करीब है। तो यहाँ पर मैंने इसका एंगल ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 83.1 डिग्री। अब यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड आ चुका है 44.11 किलोमीटर और एंगल डायरेक्शन आ चुकी है 83.1 डिग्री पर।